नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति। इसमें मैं बता दूं आपको हमने क्या क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे राजनीतिक प्रणाली क्या है और शक्ति की अवधारणा। उसके बाद पढ़ेंगे राज्य, राष्ट्र और समाज के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय राज्य का उदय। और इसमें हम पॉइंट्स पढ़ेंगे सन 1858 से पहले के राष्ट्र की अवधारणा के अभाव के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। और स्वतंत्र भारत में राजनीति का स्वरूप किस प्रकार रहा, राजनीति स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को चुनौती देने वाली शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। तो आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र, राजनीतिक प्रणाली क्या है और शक्ति की अवधारणा। तो शुरू करते हैं। राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र। यहाँ हमने सर्वप्रथम सामाजिक जीवन में राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र की चर्चा की है कि जो राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले स्पष्ट किया है कि सामाजिक संबंधों की शक्ति के आयाम को राजनीतिक प्रणाली ही मान लिया जाता है। इसके बाद हमने शक्ति के व्यापक और सीमित दोनों अर्थों का विवरण दिया है। तो हम इसमें पढ़ते हैं राजनीतिक प्रणाली क्या है। राजनीतिक प्रणाली क्या है? ये पाया जाता है कि समाज में संबंध स्थापित करने के लिए लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसा करते समय वे अक्सर अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हैं। जो स्वार्थ होता है उनके पीछे क्या कारण है वो आपस में बातचीत करते हैं, वो अपना स्वार्थ ध्यान में रखते हैं। ये स्वार्थ कभी कभी दूसरे व्यक्तियों या समाज के हितों के विपरीत होते हैं, समाज के हित के बिल्कुल अलग होते हैं। अपने हित के लिए दूसरों के हितों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में टकराव पैदा होना निश्चित है। सामाजिक संबंधों को सुव्यवस्थित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ये टकराव रोके जाएं और विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न गतिविधियों को समन्वित किया जाए। ऐसा आम तौर पर शक्ति का उपयोग करके और लोगों के व्यवहार पर कुछ नियंत्रण करके किया जाता है। जब सामाजिक संबंध शक्ति के इर्द गिर्द संगठित होते हैं तब कहा जाता है कि हमने सामाजिक आदान प्रदान के सामान्य क्षेत्र से हटकर शक्ति पर आधारित संबंधों के विशेष क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। जब शक्ति पर आधारित संबंधों को सुव्यवस्थित, शक्ति मतलब होता है पावर्स, जब पावर्स पर आधारित संबंधों को सुव्यवस्थित कर उन्हें विशेष कार्य सौंप दिए जाते हैं, मतलब जिनके हाथों में शक्ति आती है। जैसे कोई इंसान नौकरी लेता है तो उसके हाथ में कहीं ना कहीं उस जगह की जहाँ से नौकरी वो प्राप्त करता है वहाँ की कहीं ना कहीं उसे शक्ति मिल जाती है। तो सुव्यवस्थित कर उन्हें विशेष कार्य सौंप दिए जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिए हैं मैंने ये कि जैसे नौकरी के बारे में तो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये आपको। तो कुछ कार्य सौंप दिए जाते हैं तब उसे राजनीतिक प्रणाली कहा जाता है। शक्ति के उपयोग और उसके विभिन्न प्रदर्शनों के आधार पर जब व्यक्तियों और समूहों के बीच संगठित सामाजिक संबंध होते हैं, एक संगठन के तौर पर जब सामाजिक संबंध होते हैं तब राजनीतिक प्रणाली विकसित होती है। ऐसा सरल समाज में पंचायतों की इक्का दुक्की सभाओं से लेकर उच्च स्तर पर सुसंगठित राज्य तक किसी भी स्तर पर हो सकता है। मतलब चाहे सरपंच तक बात हो या और ऊंचे और ज़्यादा राज्य में सरकारों की बात की जाए तो उस आधार पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये संगठित होकर कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जब राष्ट्र की बात की जाए, राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के विशिष्ट उपयोग को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम शक्ति की सामान्य अवधारणा और राजनीतिक प्रणाली से इसके संबंध को समझें। इसके बाद ही हमें राष्ट्र राज्यों के साथ शक्ति के संबंधों के बारे में मालूम हो सकता है। मतलब सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि जो शक्ति है, ये पावर से कहाँ से हमें प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम समझेंगे।
तो आज हम समझते हैं शक्ति की अवधारणा। जो मेन कार्य होता है वो किस आधार पर होता है, उसके पीछे कौन कौन लोग होते हैं, कैसे कैसे संगठन होते हैं, किस प्रकार एक शक्ति का रूप विकसित हो जाता है, तो इस पर हम बात करते हैं। शक्ति की अवधारणा। शब्दकोश में दी गई शक्ति की परिभाषा के अनुसार, इन्होंने शब्दकोश की बात की है कि उसके आधार पर बात की जाए। शब्दकोश में दी गई शक्ति की परिभाषा के अनुसार कुछ करने अथवा कुछ भी न करने या व्यक्ति अथवा वस्तु पर अधिकार जमाने को ही शक्ति कहते हैं। अपने वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर अपना अधिकार जमाना कि ये चीज़ मेरी है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति दिखा रहा है, तो अधिकार जमाने को ही शक्ति कहते हैं। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो शक्ति सामाजिक विज्ञान की मूल धारणा है। सामाजिक विज्ञान की मूल धारणा है। इसका तात्पर्य उस प्रभाव से है जो कोई व्यक्ति, समूह या संगठन किसी दूसरे के कार्यों पर डालता है। इस तरह जब कोई व्यक्ति दूसरों के सहयोग से निजी स्वार्थ पूरा करे तो उसके लिए ये कहा जाएगा कि उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के पास वह सामाजिक शक्ति है जिसके उपयोग से वह दूसरों से अपना काम करवा सके। ये सामाजिक शक्ति निश्चित रूप से आपसी संबंधों का एक पहलू है। समझ रहे होंगे, मैं तो यही आशा करूँगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अर्थ यही है, जैसे पावर्स, जैसे चाहे धन के आधार पर भी हो सकता है, मेरे पास ज़्यादा पावर है, मैं ज़्यादा धनी हूँ, तो मैंने अपना एक काम फट से पैसे दिए, झट से करवा लिए। और शक्ति के आधार पर, राजनीतिक शक्ति के आधार पर भी हो सकता है। तो उसी शक्ति चीज़ की बात की गई है कि अपना काम तुरंत करवा लेना, अपने पावर्स को दिखा के, अपने धन को दिखा कर, या और भी चीज़ें जो भी वो अपनी शक्ति के रूप में उसको प्रयोग करना चाहता है या प्रयोग करता है। अब देखना है कि यदि हम राजनीतिक प्रणाली की व्याख्या सामाजिक शक्ति के मापदंड से करें तो क्या होता है। इसका तात्पर्य ये होगा कि मनुष्य के लगभग सभी कार्य और प्रासंगिक क्रियाएं जो मनुष्य करता है राजनीतिक के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। राजनीति की यही विस्तृत परिभाषा संभव होगी, लेकिन राजनीति शास्त्री इसे स्वीकार नहीं करते। आइए देखें कि उनका क्या कहना है। राजनीति के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन करना, कि जो राजनीति का जो प्रभाव क्षेत्र है वो किस प्रकार कहाँ तक है। राजनीति शास्त्रियों का तर्क है, जो राजनीति लोग होते हैं, जो राजनीति में होते हैं, उनका तर्क है कि राजनीति के बारे में ये दृष्टिकोण, ये नज़रिया उसे एक बहुत ही आम और व्यापक विषय बना देता है। इसलिए उन्होंने राजनीति के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन किया और राजनीति शब्द को उस प्रभाव क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा जहां सामाजिक शक्ति का प्रयोग निजी मामलों की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किया जाए। उदाहरण के लिए, किसी भी परिवार में शक्ति के संबंधों में जो होता है वह राजनीति की श्रेणी में नहीं आता, परंतु जब कोई परिवार या उसका कोई सदस्य या गांव पड़ोस किसी मामले में दूसरे के विचारों या कार्यों को प्रभावित करे तब वह राजनीति कहलाती है। यदि इस तरह देखा जाए तो शक्ति उसके विभिन्न स्वरूपों जैसे सत्ता, दमन, बल आदि राजनीति के बारे में विचार करने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। इसमें यही बात की गई है राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में कि जो परिवार के आधार पर जो शक्ति होती है, जो एक प्रभुत्व होता है परिवार के आधार पे, तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार ही तक सीमित होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं उनकी जो शक्ति होती है कुछ कहने की छोटे बड़ों को, तो सिर्फ परिवार ही तक ही होती है। लेकिन जब वही इंसान अगर राजनीति में चला जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र पे उसकी शक्ति हो जाएगी, उसका जो प्रभाव हो जाएगा सभी लोगों पर हो जाएगा। तो क्योंकि वो राजनीति में आ गया है, इसलिए कह सकते हैं कि परिवार और राजनीति में यही फ़र्क किया गया है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि जो राजनीति के जो प्रभाव क्षेत्र हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। सत्ता की संकल्पना। राजनीतिक संबंधों के विशेष क्षेत्र का इससे अधिक सीमांकन करने के लिए सत्ता की संकल्पना को काम में लाना उपयोगी होगा। इसमें शक्ति के उपयोग को मान्यता दी जाती है। जब सार्वजनिक जीवन में शक्ति के संबंध नियमित हो जाते हैं, जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं नियमित हो जाते हैं,
तो कुछ हद तक उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है और वह उचित मापदंडों से भी निर्देशित होते हैं। लोगों ने राजनीतिक सत्ता के शक्ति उपयोग के अधिकार को मान्यता दी है। जो राजनीतिक जो सत्ता है, कहीं ना कहीं जो उनके पास जो पावर्स हैं, उपयोग के लिए अधिकार को मान्यता दी है लोगों ने कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी राजनीति में आता है पावर्स मिल जाती हैं उन्हें कि वो लोगों पर जो भी नियम कानून है वो उनको फॉलो करवाए। तो राजनीतिक सत्ता के शक्ति उपयोग के अधिकार को मान्यता दी है। इसका अर्थ ये है कि जनता उन राजनीतिक संस्थाओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है जिनके द्वारा सत्ता अथवा वैध शक्ति का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है क्योंकि इन संबंधों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पक्ष शक्ति का उपयोग करने वालों को वैधता को स्वीकार कर लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप वोट देते हैं तो आप ना कहीं उस इंसान को चुनते हैं जो हमारे जो हम पे सरकार, एक नई सरकार बनती है ताकि और नए नए चीज़ें निर्माण होता है। तो जो हम वोट देते हैं ये कहीं ना कहीं उस इंसान को शक्ति दे रहे हैं, उस इंसान को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। शक्ति का उपयोग करने वाले को वैधता को स्वीकार कर लेते हैं। बल प्रयोग द्वारा उन्हें इसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, वे स्वेच्छा से ऐसा करते हैं। ऐसे व्यवस्थित राजनीतिक संबंधों को ही आमतौर पर राजनीतिक प्रणाली कहा जाता है। कि जो राजनीतिक जो सिस्टम है, हम किस प्रकार वोट देते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं या ऐसी, तो कह सकते हैं कि हम उनको शक्ति प्रदान करते हैं अपने कार्य करवाने के लिए। नहीं, जो भी समाज में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी विकास कार्य में है, कार्य करने हैं उसको करवाने के लिए जो हम चुनते हैं वोट देके, तो कहीं ना कहीं हम उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो राजनीतिक प्रणाली है ये इसी संबंधित है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करते हैं। हम एक अलग एक राजनीतिक प्रणाली के आधार पर कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राजनीति के संबंध में और सीमित विचार, राजनीति के संबंध में और सीमित विचार के बारे में पढ़ेंगे। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने राजनीति के बारे में और संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। इन्होंने एक अलग नज़रिया अपनाया है। उन्होंने इसे संगठन के सदस्यों के राजनीतिक संबंधों तक ही सीमित रखा। संगठन के सदस्यों के राजनीतिक संबंधों तक ही सीमित रखा। उनके अनुसार इस संगठन की क्षेत्रीय सीमा बताई जानी चाहिए। दूसरे, ये शारीरिक बल के मूल नियम पर आधारित होनी चाहिए। अन्य शब्दों में, मैक्स वेबर ने राष्ट्र की संकल्पना उसी तरह की है जिस तरह के आधुनिक अर्थों में ये उभरी है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संबंधों की व्याख्या करने के लिए हमें राजनीति के सीमित अर्थ पर ध्यान देना होगा कि इसका अर्थ क्या है। जो इसमें बताया गया है सीमित विचार या सीमित अर्थ, तो इसके बारे में हम पहले समझते हैं। लेकिन एक समाजशास्त्री के नाते हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन समाजों में राज्य जैसे राजनीतिक संगठन मौजूद नहीं होते, वहाँ भी राजनीतिक संबंध रहते हैं। अनेक ऐसे जनजातीय समाज हैं जिनमें राजनीतिक सत्ता क्षेत्रीय सीमा पर आधारित नहीं है। मतलब क्षेत्रीय सीमा पर आधारित नहीं है वो राजनीतिक सत्ता। उदाहरण के लिए भारत में गुर्जर और यूरोप में रोमा और जिप्सी जैसे यायावर जातियों में गलती करने वालों को नियंत्रित करने, झगड़े सुलझाने के लिए और अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिषद होती है। फिर भी उनका कोई अपना राज्य नहीं होता। मतलब राज्य नहीं होता है, पर लड़ाई झगड़े जो सुलझाने वाले लोग होते हैं वो होते हैं वहाँ पे। वो कार्य वो उनको बटा होता है कि ये लड़ाई सुलझाएंगे, ये काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे राज्य जैसा कोई नहीं होता। उनका अपना कोई राज्य नहीं होता। समाजशास्त्र के पहले ऐच्छिक पाठ्यक्रम में मतलब ये चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें यही चीज़ें इसमें उदाहरण के लिए बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ यह एक पूर्ण विकसित राज्य के समाज में, जो राज्य है पूर्ण विकसित है, राज्य के समाज में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संबंधों की बात हो रही है। इसलिए राज्य और राष्ट्र की अवधारणाओं पर चर्चा करनी जरूरी है। तो हम राज्य
और राष्ट्र के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ही हम भारतीय राष्ट्र के उदय के बारे में चर्चा की जाएगी कि भारतीय जो राष्ट्र है उसमें उसके उदय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य, राष्ट्र और समाज के बारे में इसमें बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें आज के समय में राजनीति पर चर्चा करते समय आमतौर पर राज्य, राष्ट्र और समाज की बात की जाती है। पश्चिमी यूरोप के अनुभवों के संदर्भ में तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन आज बहुत से देशों के विषय में ऐसा नहीं है। इसलिए पहले ये ज़रूरी है कि इन तीनों शब्दों को परिभाषित किया जाए। मतलब इन तीनों जो शब्द हैं इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इन तीनों शब्दों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले लेते हैं हम राज्य के बारे में। राज्य एक राजनीतिक संगठन है। ध्यान से सुनिएगा। राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र के बारे में। दूसरा है न्यूनधिक अनैच्छिक सदस्यता। तीसरा है इसके सदस्यों के अधिकारों को परिभाषित करने वाले कानून जो एक संविधान द्वारा दिए गए हों। सदस्यों पर शक्ति के प्रयोग की औचित्य का दावा। मतलब जो भी लोग आते हैं राजनीति में, जो भी राज्य के लिए, जो भी राज्य के उस पे बैठते हैं, अधिकारों को जो प्रयोग करते हैं, कहीं न कहीं उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो बटी होती हैं। सबका काम अपने अलग अलग डिवाइड होता है, सबका काम अलग अलग होता है। राज्य के सदस्यों को आमतौर पर उसका नागरिक कहा जाता है। जो राज्य के सदस्यों को आमतौर पर उस राज्य का नागरिक कहा जाता है। राज्य को अक्सर राष्ट्रीयता से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि राज्य है तो राष्ट्र है। अब गांव इस तरह धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। गांव से फिर जिला, जिला से फिर राज्य, राज्य से फिर राष्ट्र, इस प्रकार कहीं ना कहीं ये बढ़ता चला जाता है। तभी इसमें कहा गया है कि राज्य को अक्सर राष्ट्रीयता से जोड़ दिया जाता है, हमारे राष्ट्र से जोड़ देते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय समान संस्कृति, धर्म, भाषा और राज्य के आधार पर एकजुट हुए लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। समान संस्कृति, धर्म, भाषा और राज्य के आधार पर एकजुट हुए लोगों के समूह को, जो लोग एकजुट हैं उनके लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। अपने को एक राष्ट्र की परिभाषा देने वाले समूहों की राष्ट्रीय अस्मिता कुछ विशेष तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे रहने का स्थान, जातिगत मूल, किस जाति के हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं, तो जातिगत मूल, संस्कृति, किस संस्कृति के हैं, भाषा क्या है, धर्म क्या है, इस आधार पर कह सकते हैं राष्ट्र के बारे में। अब पढ़ते हैं समाज के बारे में। समाज ये सबसे व्यापक सामाजिक संगठन है, सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जिसमें विभिन्न लोग समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि व्यापक सामाजिक संगठन है। इसमें नातेदारी, परिवार, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं। इस तरह समाज शब्द उन सामाजिक संबंधों के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से विचार विनिमय करते हुए लोग सामाजिक संबंध बनाते हैं। मतलब विचार, एक दूसरे से बातचीत, विचारों के द्वारा एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं, या कह सकते हैं भाईचारा कह सकते हैं। तो समाज में रहकर एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाते हैं। सामाजिक संबंधों के बारंबार घटित होने वाले और नियमित तरीकों को संस्थागत रूप दे दिया जाता है। यही कारण है कि समाज की संरचना के अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन शामिल हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। समाज शब्द एक सामान्य शब्द है। जो समाज शब्द है एक सामान्य शब्द है, नॉर्मल शब्द है, जिसकी परिधि में राज्य या राष्ट्र दोनों आ सकते हैं। जिसकी परिधि में राष्ट्र भी आ सकता है और राज्य भी आ सकता है। इसे किसी एक या दोनों के साथ मिलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जर्मन समाज में पूर्व जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रिया में इटली, स्विट्जरलैंड के जर्मन भाषी लोग को शामिल किया जा सकता है।
इस तरह हिंदू समाज में नेपाल, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के नागरिक शामिल हो सकते हैं। इसी तरह राज्य में भी अनेक समाज हो सकते हैं। राज्य में भी अनेक समाज हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में क्षेत्र, धर्म और भाषा के आधार पर गठित विभिन्न समाज शामिल हैं। भील, गोंड, नागा जैसे आदिवासी समाज भारतीय राज्य का अभिन्न अंग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राज्य में रहते हैं और कहीं ना कहीं भील, गोंड, नागा ये सारे जो राज्य के भीतर रहते हैं, ये आदिवासी हो गए या अन्य लोग जो भारत में रहते हैं, भारत के राज्यों में, उन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। राज्य, राष्ट्र और समाज की धारणा पर चर्चा करने के बाद अब हम भारतीय समाज में राजनीति के स्वरूप पर चर्चा की जाएगी कि भारतीय जो समाज उसमें राजनीति का क्या कार्य है। तो राजनीति स्वरूप की चर्चा की जाएगी। इस उद्देश्य से अगले भाग में भारतीय राष्ट्रीय राज्य के उदय पर विचार किया जाएगा। यहाँ प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय राज्य क्या है? जो राष्ट्र है, राष्ट्रीय राज्य क्या है? एक राष्ट्रीय राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसका गठन एक राष्ट्रीय या दो राष्ट्रों अथवा उससे ज़्यादा इकट्ठे हुए राष्ट्रों को शासन करने के लिए होता है। राष्ट्रों का शासन करने के लिए होता है। ऐसे राष्ट्रों का क्षेत्र, उसकी क्षेत्र सीमा, किस क्षेत्र में है उसकी सीमा, पूरा उसका एरिया तय किया जाता है और उसके कानून कम से कम कुछ हद तक उसके राष्ट्रीय रीति रिवाजों तथा अपेक्षाओं के आधार पर बनाए जाते हैं। इस तरह भारत को भी एक राष्ट्र राज्य कहा जाता है, जिसमें उसके जो राष्ट्र है, उसके जो रीति रिवाज हैं, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, उसके आधार पर जब उसके आधार पर बात की जाए तब हम कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्रीय राज्य है, क्योंकि संस्कृतियों को शामिल कर लिया है, बोलचाल भाषा को शामिल कर लिया है, लोग से कितने लोग, कितने जातियों, कितने प्रकार के लोग हैं, कितनी संस्कृतियाँ, कितने धर्म के लोग हैं, उनके बारे में जब हम उनको शामिल कर लें, उनके आधार पर बात की जाए तो हम कह सकते हैं भारत को भी एक राष्ट्रीय राज्य कहा जा सकता है। और इसकी राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए हमें पहले भारतीय राष्ट्रीय राज्य के उदय पर विचार करना होगा कि जो भारत के जो राष्ट्रीय राज्य है इसका किस प्रकार ये उठा। तो हम कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो अगर आपके पास बुक होगी तो आप कर लीजिएगा। तो पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राज्य का उदय। जो भारत का जो राष्ट्र है, जो राज्य है, उसका उदय किस प्रकार हुआ? तो राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक अनुभवों से भारतीय राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित रही है। ये ऐतिहासिक अनुभव बड़ी संख्या में सामाजिक समूहों को एक सही राष्ट्रीय अस्मिता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब इतिहास के समय से ही कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पहले राजा होते थे तो कहीं ना कहीं उनके पास शक्तियाँ होती थी, वो कंट्रोल करते थे हर चीज़। धीरे धीरे राजनीति जो लोग हैं वो करने लग गए, तो वही इसमें बात की जा रही है। यदि हम ऐतिहासिक अनुभवों की एक रूपरेखा तैयार कर लें तो आज़ादी के बाद की राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ सबसे पहले भारत में 1858 से पूर्व पहले 1858 से पहले की स्थिति का वर्णन किया जाएगा, जबकि राष्ट्र की धारणा का सापेक्ष रूप से अभाव था। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल की चर्चा की जाएगी, जब भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जब भारत में अपने देश के प्रति जो भावना है, राष्ट्रीयता की भावना है, उसका विकास हुआ। तो हम पहले पढ़ते हैं सन 1858 से पहले राष्ट्र की अवधारणा का अभाव। तो हम शुरू करते हैं। ब्रिटिश राजशाही का सार्वभौम शासन स्थापित होने से पहले, अंग्रेजों का जो शासन है वो स्थापित होने से पहले, ब्रिटिश राजशाही का सार्वभौम शासन स्थापित होने से पूर्व भारत में अनेक बड़ी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ थीं। ये इकाइयाँ शासितों पर अपनी सत्ता बनाए रखने और अन्य इकाइयों से अपनी रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती थीं। ब्रिटिश काल से पहले भी
पूर्व भी हालांकि मौर्य, गुप्त, चोल और पांडव जैसे बड़े बड़े साम्राज्य थे, लेकिन भारत कभी भी राजनीतिक रूप से किसी एक शासन के नीचे संगठित नहीं हुआ था। मतलब किसी एक राजनीतिक शासन, किसी एक के उसमें नहीं चल रहा था। वो सब मौर्य आए, गुप्त आए, तो इन सब में संगठित होकर चल रहा था। ब्रिटिश शासकों द्वारा अपना प्रभुत्व कायम करने से पहले, अपना वर्चस्व, अपना एक प्रभुत्व उन्होंने जमाया था हमारे भारत में, उसको कायम करने से पहले यहाँ भारतीय राज्य कहलाने योग्य कोई राष्ट्र न था। भारतीय राज्य कहलाने योग्य कोई राष्ट्र न था इनसे पहले। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी कोई राष्ट्रीय अस्मिता नहीं थी। राजनीति रूप से एक रूप देने वाले क्षेत्रीय सीमाएं न होने के बावजूद ऐसे अनेक तत्व थे जो देश में एकता की भावना पैदा करते थे। लोग हालांकि गांव में रहते थे, लेकिन ये गांव अन्य भागों में कटे हुए द्वीप जैसे नहीं थे, जैसा कि पश्चिम विद्वानों ने इन गांवों का वर्णन करने में दिखाया है। लोगों का शादी ब्याह, तीर्थ तथा व्यापार के लिए दूसरे भागों में आना जाना लगा रहता था। धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज और धार्मिक संस्थाएं लोगों को एक होने की ताकत देते थे। आदि शंकराचार्य द्वारा देश के 4 भागों में 4 धर्म पीठों की स्थापना एकता का जीता जागता उदाहरण था। इस तरह हमें समानता के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है, भले ही वह कितनी ही अस्पष्ट क्यों ना हो। मतलब भले ही वो पहले से ऐसी स्पष्ट चाहे हो या ना हो, अस्पष्ट क्यों ना हो, पर हमें वो भावना देखने को मिलती है। ये चेतना व्यक्ति के अपने आस पड़ोस से हटकर अन्य, मतलब इसमें अगर आप ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ये बताया गया है कि जो प्रेम है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रीयता के लिए, जैसे अब अंग्रेजों के बाद आया, जब अंग्रेजों ने वो किया हमारे भारत पे, तो उस समय अपने देश के लिए जो प्रेम उमड़ा, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहले इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे अंग्रेजों के समय हमारा भारत में एक राष्ट्रीय एकता के लिए जो प्रेम आया, वैसे तुलना नहीं की गई थी पहले, लेकिन प्रेम था। लोग इधर से उधर जाते थे, लोग अब यात्राएं करने जाते थे, व्यापार करने जाते थे, तो एक दूसरे से एक गांव से दूसरे गांव, तो ये कह सकते हैं कि उनमें प्रेम था अपने भारत के लिए। क्षेत्रों में भाग लेने से पैदा हुई, लेकिन ये चेतना राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में पैदा नहीं हुई, और इसीलिए उस समय हमारी राष्ट्रीय अस्मिता नहीं थी। जिन अर्थों में आज इसकी बात की जाती है, ब्रिटिश काल से पूर्व एक राष्ट्र के रूप में हमारी जो अस्मिता थी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक राष्ट्र के रूप में सांस्कृतिक समीक्षा कहा जा सकता है। मतलब सांस्कृतिक तौर पे लोग जुड़े होते थे, लेकिन उसे राजनीतिक समीक्षा नहीं कहा जा सकता। मतलब राजनीतिक तौर पे नहीं होते थे, जिसे राजनीतिक तौर पे कह सकते हैं, इतना प्रभाव नहीं होता था, लेकिन अगर संस्कृति के आधार पर कहा जाए, एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उनमें वो चीज़ प्रेम, वो समीक्षा थी। आगे पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीयता का विकास किस प्रकार हुआ, तो हम पढ़ेंगे इसमें भारत में राष्ट्रीयता का विकास। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना ने यद्यपि हमें गुलामी दी, जो ब्रिटिश शासन की स्थापना थी उसने हमें गुलामी दी, लेकिन इसके विरोध की भावना ने लोगों में आज़ादी की प्रक्रिया भी शुरू की। इसने हमें न केवल एक सांस्कृतिक एकता में बल्कि राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। भारतीय द्वारा देश से ब्रिटिश शासन की समाप्ति के प्रयासों के दौरान देश में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। भारतीयों द्वारा देश से ब्रिटिश शासन की समाप्ति के प्रयासों के दौरान देश में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। हालांकि शुरू से ही भाषा, धर्म, जाति आदि विभिन्न आधारों पर भारत की जनता बटी हुई थी, लेकिन ऐसे 2 कारण थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता को पनपने में सहायता की। पहला था एक सामान्य शत्रु की उपस्थिति। अंग्रेज जो था हमारा एक शत्रु था, तो एक सामान्य शत्रु की उपस्थिति अर्थात ब्रिटिश शासन,
और दूसरा था समान सांस्कृतिक अस्मिता, जो भारत में बहुत समय से थी और जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने में सहायता की। क्योंकि उस समय एक अंग्रेज ही ऐसा दुश्मन था जो सभी जाति सभी धर्मों के जो भारत में रहते थे उन पर अत्याचार करता था। ब्रिटिश तो कहीं न कहीं सभी धर्म में एकजुट हो गए और अंग्रेज को बाहर निकाल दिया। तो ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध हिंसक, अहिंसक, संवैधानिक अथवा असंवैधानिक हर तरह के संघर्षों ने भारत में विभिन्न समूहों को एकजुट किया। इस तरह नेहरू का अनेकता में एकता वाला कथन केवल कहावत नहीं बल्कि भारतीय अनुभवों का एक वास्तविक चित्रण है। अनेकता, क्योंकि हम भाषा के आधार पर अलग हैं, धर्म के आधार पर अलग हैं, और अगर बात की जाए क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे कह सकते हैं तो धर्म के आधार पर अलग हैं। तो लेकिन जब सारे एकजुट हो गए तब इसमें कहा गया अनेकता में एकता, कि सब अनेक हैं फिर भी एक हैं। तो अनेकता में एकता वाला कथन कहा, और बल्कि भारतीय अनुभवों का एक वास्तविक चित्रण है। यहाँ हमारा उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विस्तार में जाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय राज्य कैसे अस्तित्व में आया। इसके लिए अगले भाग में बताया जाएगा कि आज़ादी के बाद के समय में भारत में आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकास किस तरह हुआ। आपको ये भी याद रखना है कि आज़ादी प्राप्त करने के साथ राष्ट्र निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो गया। ये वास्तव में एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और राजनीति के स्वरूप में ये प्रतिनिधित्व होती है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि ये सांस्कृतिक अस्मिता को राजनीतिक राष्ट्रीय अस्मिता में बदलने की प्रक्रिया है। तो आइए हम स्वतंत्र भारत में राजनीति के स्वरूप को देखें ताकि हम ये समझ सकें कि ये परिवर्तन किस प्रकार हुआ। तो हमें अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन आया, ब्रिटिश लोगों ने हम पर राज करने लगे, तब कहीं न कहीं एक दूसरे लोग एकजुट हो गए और अपने देश के लिए प्रेम की भावना उमड़ी। एक अपने देश के लिए अपनी संस्कृति जो लोग हैं कहीं न कहीं अंग्रेज को भगाने के चक्कर में उनमें ये भावना आई कि हम एक हैं, हम एक होकर ही इनको भगा सकते हैं अंग्रेज़ों को। तो इस तरह इसमें हमने ये चीज़ पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम वीडियो में लेकर आएंगे।